नमस्कार एवरीवन। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर लेक्चर नंबर भी अपना ये 3 है। लास्ट क्लास का हमने देखा था कि यदि आपको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो आप लोग अपना म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट करोगे। तो जो इंसान जिसको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्पॉन्सर बोलते हैं। ठीक है, हमने वो एसबीआई म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल भी लिया था। तो जो इंसान को म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है उसे हम स्पॉन्सर बोलते हैं। अब वो स्पॉन्सर क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है जो कि क्रिएट होता है इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, स्पॉन्सर एक ट्रस्ट को क्रिएट करता है, उस ट्रस्ट को ही हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या था, ये जो ट्रस्ट था ये अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट का नेचर ही ऐसा होता है कि ट्रस्ट अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ट्रस्ट इज नॉट अ लीगल एंटिटी। राइट, मतलब लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ उसको एक अलग से एंटिटी रिकग्नाइज नहीं करता। इसके लिए ट्रस्ट अपना क्या करता था, ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। ट्रस्ट क्या करता है, ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, बिकॉज ट्रस्टी लोग क्या कर सकते हैं, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पॉन्सर स्पॉन्सर क्या करेगा, ट्रस्ट क्रिएट करेगा, उस ट्रस्ट को ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं। बट बिकॉज ट्रस्ट क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। ठीक है, ये ट्रस्टी एंड ट्रस्टी क्या करेंगे, ये आगे चल के अपॉइंट करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। क्यों? बिकॉज एसेट को मैनेज करना ये काम किसका होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम रहेगा। ये अपना एसेट मैनेज करना ये उनका काम रहता है। ठीक है, एसेट मैनेज करने से क्या मतलब है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना, कंपनीज को रिसर्च करना एंड ऑल दैट, ये सब इनका काम रहेगा। इसके अंदर एक और हमने चीज पढ़ा था, अब ये लोग इनका काम होता है सिर्फ फंड्स को मैनेज करना। बट जो सिक्योरिटीज रहेगा, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं करके, बॉन्ड्स डिवेंचर से सब खरीदे, इनको कौन स्टोर करके रखता है, इनको स्टोर करके रखता है कस्टोडियंस। ठीक है, ताकि ये अलग अलग हमने पर्सन बना दिए। एएमसी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका काम है पैसे मैनेज करना। एंड जो अपना कस्टोडियंस है, इनका काम है सिक्योरिटीज वगैरह को सेफ रखना, उनको स्टोर करके रखना, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इन सब के अंदर हेल्प करना। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर यहाँ तक का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था, जिसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसको डिटेल में पढ़ना हमें अभी बाकी था। राइट, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, उसको शॉर्ट में एएमसी बोलेंगे। द रोल ऑफ द एएमसी इज टू मैनेज द इन्वेस्टर्स मनी ऑन डे टू डे बेसिस, thus it is imperative that people with the highest integrity are involved with this activity। बिकॉज ये क्या करते हैं, हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसे डेली बेसिस पे मैनेज करते हैं। इसके लिए जो यहाँ पे लोग रहेंगे, थोड़ा वो क्या होना चाहिए, हाई इंटेग्रिटी वाले लोग होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, जिनका कैरेक्टर अच्छा होगा। राइट, क्या क्या चीजें देखो इसके अंदर, देखो पहला, the AMC cannot deal with the single broker beyond a certain limit of transaction। ठीक है, आपने देखो कितने सारे ब्रोकर्स होते हैं, एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, ये तो क्या बता रहे हो, रिटेल पॉपुलर ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ। तो हर बैंक्स के भी अपने अपने क्या होते हैं, ब्रोकर सेगमेंट होता है। राइट, तो इतने सारे ब्रोकर्स है, किसी भी एक ब्रोकर के साथ में एक सर्टेन लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं करोगे। मतलब ठीक है, कहने का सिंपल मतलब है कि आप अपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ब्रोकर से ही मत करो। इसका रीजन क्या है, थोड़े थोड़े टाइम में आप ब्रोकर चेंज करते रहो। क्यों? इसका रीजन क्या है, जरा समझना। बिकॉज यदि आप किसी एक ब्रोकर से ही इतने सारे ट्रांजेक्शन बल्क के अंदर कर रहे हो, तो क्या होता है, टाइम के साथ में थोड़ा दोस्ती यारी हो जाता है। जब दोस्ती यारी हो जाता है तो वहां पे क्या, थोड़ा मिली भगत के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा मिलजुल के फ्रॉड करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आप अलग अलग ब्रोकर्स को यूज करो, किसी एक ब्रोकर के साथ बहुत ज्यादा टाइम तक आप एसोसिएटेड नहीं रह सकते। राइट, ये सब ये करना पड़ता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द एएमसी कैनॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर सम अदर म्यूचुअल फंड। जो अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के लिए ट्रस्टी नहीं बन सकता। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द ओडी इज बेसिकली ऑफर डॉक्यूमेंट लाइज विद द एएमसी। ओडी क्या रहेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं। ना ऑफर डॉक्यूमेंट समझना लगे, राइट, क्योंकि वर्ड बार बार आता रहता है। जब भी अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी नया स्कीम लेके आता है, ठीक है, स्कीम का मतलब क्या है, अपना जैसे एसबीआई है, राइट, यहाँ पे मोर देन 100 स्कीम्स है। स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक स्कीम है जहाँ पे तुम सिर्फ अपने क्या बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो, एक स्कीम है जहाँ पे आप सिर्फ छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो, एक स्कीम है जहाँ पे आप थोड़ा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो। इस तरीके की बहुत अलग अलग स्कीम बनी हुई है। बट जब भी आप इसे क्या नया स्कीम लेके आओगे, तो आपको उस स्कीम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना पड़ता है। राइट, बेसिकली आप पब्लिक को बोलते हो कि ये देखो हम नया स्कीम लेके आए, इसके अंदर आप हमको पैसा दो, हम आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करेंगे। बट पब्लिक आपसे पूछेगी कि बताओ भाई, स्कीम के बारे में हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, इस स्कीम के अंदर क्या करने वाले हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना रिस्क है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको दो करके। तो वो जो सारा इन्फॉर्मेशन दोगे, वो कहाँ पे देते हो, उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर तुम देते हो। राइट, कहाँ पे दोगे, ऑफर डॉक्यूमेंट में दोगे। अब ऑफर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। राइट, तो ये देखो, पहले दिखाई देता हूँ साथ साथ में।
ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। पहला कौन सा रहेगा? SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। क्या है? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, जो आपका नया स्कीम है उसके बारे में बहुत डिटेल के अंदर सारी चीजें लिखी होती है, राइट? यहाँ पे देखो ये वाला SBI म्यूचुअल फंड, अपना ये म्यूचुअल फंड हो गया। ये क्या हो गया? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का नाम हो गया। अब यहाँ पे कौन से स्कीम के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है? तो SBI का जो स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का जो स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का जो स्मॉल कैप स्कीम है, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारा तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट? सारा इन्फॉर्मेशन देखो, 80 पेज का डॉक्यूमेंट है। इन डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कितना रिस्क कितना है, फिर इसका बेंचमार्क कौन सा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, ठीक है। साथ में अभी क्या तुमको देखने को मिलता है, अब तुम देखो यहाँ पे क्या 80 पेज का डॉक्यूमेंट है। इन्वेस्टर के पास क्या होता है, 80 पेज पढ़ने जितना पेशेंस नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, समराइज्ड मैनर के अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो समराइज्ड मैनर में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? KIM बोलते हैं, राइट? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। KIM क्या है? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। देखो क्या कर रहे हैं, हाँ, ये SBI का हो गया। देखो क्या, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, राइट? ये क्या रहेगा? समराइज्ड वर्जन होता है, ये जो डिटेल डॉक्यूमेंट है उसका, ठीक है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ये क्या होगा? डिटेल्ड वर्जन हो गया। उसका समराइज वर्जन, उसका अब्रिज्ड वर्जन, वो क्या रहेगा? अपना KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरी। यहाँ पे सिर्फ क्या सिलेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही दे रखी होती है। ये देखो सिर्फ 11 पेज का था, ये 80 पेज का था, ये सिर्फ 11 पेज का है। ऑफर डॉक्यूमेंट में एक और चीज इंक्लूड होती है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या? स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये जो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है ना, ये भी देखो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, करीब मोर देन 200 पेज का डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट रहता है, ये क्या पूरे म्यूचुअल फंड के लिए एक जनरल डॉक्यूमेंट रहता है। जितनी भी स्कीम्स होती है अपने म्यूचुअल फंड के अंदर, सबके लिए कॉमन डॉक्यूमेंट है, विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हम क्या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना ब्रॉड इंफॉर्मेशन देते हैं। जो अपना स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ उस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो तुमको समझा, ऑफर डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट आते हैं। अपना SID विच इज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, फिर उसी का शॉर्टर वर्जन, अब्रिज्ड वर्जन, जिसको हम बोलते हैं क्या, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, शॉर्ट में KIM। एंड एक और डॉक्यूमेंट देते हैं, विच इज दिस वन, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI, ठीक है, जिसके बारे में पूरे म्यूचुअल फंड के इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। जब मैं ऑफर डॉक्यूमेंट बात करता हूँ, तो मैं इन तीनों डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ये चीज पता होना चाहिए। जब ऑफर डॉक्यूमेंट की बात करें तो तीनों को हम एक साथ में रेफर कर रहे हैं। डन। नाउ नेक्स्ट, appointment of intermediaries like independent financial advisors, national and regional distributors, banks, etc. is also done by the AMC. Finally, it is the AMC which is responsible for the acts of its employees and service provider. क्या बोलता है देखो, यदि आप म्यूचुअल फंड जैसे आप लॉन्च करते हो ना, म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हो, अब आपको लोगों तक वो स्कीम को पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि देखो हमारा ये स्कीम एग्जिस्ट करता है, हमारे पास इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि आप जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स वगैरह को अपॉइंट करते हो, ये जो है ना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, नेशनल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ये बैंक्स वगैरह, ये सब क्या है? ये अपने एज ए ब्रोकर टाइप है, ये एजेंट्स टाइप है, जो हमारी स्कीम को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ये स्कीम है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करो, आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ऐसा स्कीम के बारे में उनको एक्सप्लेन करता है। एंड उनको हेल्प भी करते हैं इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बदले में ऑब्वियसली ये थोड़ा पैसा चार्ज करेंगे म्यूचुअल फंड से, जो कि इवेंचुअली कस्टमर से ही चार्ज होने वाला है, इन्वेस्टर लोगों से ही चार्ज होने वाला है। तो ये तरीका होता है, राइट? एक तरीका क्या होता है, इनको अपॉइंट करते हैं, ये लोग अपने लिए इन्वेस्टर्स लोगों को लेके आते हैं, राइट? इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अपना रेगुलर 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 टाइप बोल सकते हैं, रेगुलर टाइप, ठीक है। रेगुलर स्कीम, रेगुलर टाइप, रेगुलर प्लान, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, एक दूसरा होता है डायरेक्ट टाइप, दूसरा होता है अपना डायरेक्ट टाइप। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर रहता है वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है, वो ऐसा है ना, इनको एजेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं। वो खुद से क्या करता है, म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करता है, देन खुद से ही वो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, रेगुलर टाइप, जहां पे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट कर रहा है यूजिंग दोज डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर्स, उन सबको यूज करके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा क्या रहता है अपना डायरेक्ट टाइप, जहां पे इन्वेस्टर क्या करता है, डायरेक्टली उस म्यूचुअल फंड की साइट पे जाएगा और उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, डायरेक्ट टाइप अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम आता है। ये जो रेगुलर प्लान होता है, यहाँ पे अपने को ब्रोकरेज भी देना पड़ता है,
ठीक है, उस इन लोगों के लिए जो बीच में ये बैठे थे ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, इनको ब्रोकरेज देना पड़ता है और वो ब्रोकरेज इन्वेस्टर की पॉकेट से ही जाता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में वो ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, तुमको थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो ये डिफरेंस समझ आया तुमको रेगुलर टाइप में डायरेक्ट टाइप में? अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? ऑफ कोर्स डायरेक्ट टाइप है, खुद से एनालाइज करो और इन्वेस्ट करना। इसके लिए बोलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए। यदि तुमको फाइनेंशियल अवेयरनेस है तो तुम ये कर पाओगे। तो बेनिफिशियल कौन सा है? डायरेक्ट टाइप। बट एक बात बताओ, बेनिफिशियल ये है, बट ज्यादातर यूज कौन सा आता है? रेगुलर टाइप वाला ज्यादा यूज आता है। बिकॉज इसका रीजन क्या है? लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, राइट? लोगों को पता नहीं है खुद से कैसे इनको एनालाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इन एजेंट्स लोगों का हेल्प लेते हैं एंड उनके थ्रू अपना ये इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो ये रीजन है कि यहाँ पे आज भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रेगुलर टाइप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर्स एजेंट्स इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तुम ये देखो, ये हर चीज अपने इंडिया में हर जगह ये देखने को मिलता है, राइट? तो तुम इंश्योरेंस के अंदर भी देख लो, ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल हो रही है वो एजेंट्स वगैरह के थ्रू सेल हो रही है। इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या बोलो, कोई भी पर्सन चाहे तो डायरेक्टली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है क्या, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके, इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके। बट वो क्या करता है, एजेंट्स के थ्रू उन इन पॉलिसीज को खरीदता है। बिकॉज एजेंट क्या हो गया उनके लिए, एक डायरेक्ट टच पॉइंट हो गया। एजेंट आएगा, तुमको एक्सप्लेन करेगा, सब कुछ समझाएगा एंड देन वो तुमको पॉलिसी बेचेगा, उसके अंदर उसको कमीशन मिलता है, राइट? बट तुम डायरेक्टली खरीदते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो ये एक चीज रहेगा, तुमको ये डायरेक्ट वाला ये खरीदना चाहिए, दैट्स लाइक मच मोर बेनिफिशियल। मैं तुमको बताऊं क्या, एक सेकंड मेरे पास अभी खोल रखा है तो मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप देखो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये वाला चीज देखना है, राइट? यहाँ पे देखो, ये एसबीआई वाला है अपना, कौन सा वाला स्कीम है? एसबीआई स्मॉल कैप स्कीम है, राइट? एसबीआई स्मॉल कैप स्कीम है। यहाँ पे देखो, तुमको ये चार्ट में ना चार टाइप्स देखने को मिलेंगे। तुम फोकस करना, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना, बाकी चीज पे आऊंगा। एक तो है डायरेक्ट प्लान, एक है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या रहेगा, इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे तुमको थोड़ा कॉस्ट कम आता है, कॉस्ट कम आएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा तो रिटर्न बढ़ जाएगा तुम्हारा। एंड दूसरा क्या है, रेगुलर प्लान, जहाँ पे हम ब्रोकर वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे तुमको थोड़ा कॉस्ट ज्यादा आता है, तो थोड़ा रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। ये देख भी तुमको वेरीफाई करवाता हूँ। पहले देखते हैं कौन सा, डायरेक्ट प्लान, ठीक है? डायरेक्ट प्लान में जो स्मार्ट इन्वेस्टर लोग वो इसको यूज करते हैं। इनका रिटर्न देखो यहाँ पे जरा, किधर है इनका, परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाता हूँ ना। यस, अभी मैंने सेलेक्ट करके पहले डायरेक्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट को देखते हैं ना। ये वाला फोकस करना, 10 ईयर रिटर्न देखना। 10 ईयर जो डायरेक्ट वाले का कितना है, 18.68% तुमको रिटर्न मिल रहा है हर साल। तुमको कितना रिटर्न मिल रहा है, 18.68% रिटर्न मिल रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट प्लान के अंदर, राइट? यहाँ पे तुम देखो, ये इसमें एग्जांपल लेके बताया था, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ 10 ईयर, 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आज उसका पैसा कितना होता अपना, 55,000 रुपए, 55,523 रुपए होता। 10,000 रुपए आज कितना होता, 55,523 रुपए होता है, यदि आपने 10 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट किया था। अभी रेगुलर वाले में देखना, ये डेटा याद रखना, 18.68% ये तुमको रिटर्न मिल रहा है एंड यहाँ पे 55,000 रुपए यहाँ पे तुमको रिटर्न मिल रहा है। अभी रेगुलर वाले में जाते हैं, जो कि एजेंट्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है अभी, 17.44, रिटर्न कम हो गया। और यहाँ पे अमाउंट भी देखो, यहाँ पे 10 ईयर्स का अंदर तुम 10 साल पहले 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज कितना होता, 50,000 रुपए। जबकि डायरेक्ट वाले स्कीम में कितना था, 55,000 रुपए। ये देखो, डायरेक्ट वाली स्कीम में कितना, 55,000। तो यहाँ पे 5,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज तुमने किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट किया और डायरेक्टली खुद से इन्वेस्ट नहीं किया। खुद से इन्वेस्ट करते थे, 5,000 रुपए तुम सेव करते, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल होता है, राइट? तो ये छोटा अमाउंट, क्या बोलते हैं, छोटा सा परसेंटेज डिफरेंस है, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है यदि तुम काफी सारा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। हमने देखो यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, उसके अंदर हमको 5,500 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिला, 5,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यदि आप ऐसा बहुत लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हो, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके लिए बी फाइनेंशियली लिटरेट, इसीलिए तुम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तुम आगे चल के बहुत खुद का पैसा सेव करोगे, फैमिली मेंबर्स का पैसा सेव करने वाले होगे, राइट? तुम ऐसा फाइनेंस प्रोफेशनल बनते होगे, राइट? तो बहुत सारे लोगों का पैसा तुम सेव कर सकते हो, तो दैट्स अ गुड थिंग। चलो आगे चले इसके अंदर, डन, ये हो गया। नाउ as can be seen, it is the AMC, which is asset management company, that does all the operation, all the activities by the AMC are done under the name of the trust, that is mutual fund। AMC सारा काम करेगा पैसे मैनेज करने का, बट
काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करता है, बट नाम किसका रहेगा, वो जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आई थिंक ये एक लाइन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना, हाँ ये वाला लाइन, कि एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जो भी एम्प्लॉइज है, उसके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो भी काम करेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ठीक है। चलो, द एएमसी चार्जेस अ फीस फॉर प्रोवाइडिंग इट्स सर्विस। ऑब्वियसली अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड वालों को अपना सर्विस दे रही है, पैसे मैनेज करने की सर्विस दे रही है, उनसे अपने एम्प्लॉइज हायर किए होंगे, बहुत सारे रिसर्च काम करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए वो फीस चार्ज करेंगे। तो सेबी हैज प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर दिस। अब कितना फीस चार्ज करेंगे, उसके लिए एक सेबी ने लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा, उससे ज्यादा तुम फीस चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज इवेंचुअली एक चीज ध्यान रखना, जितना भी ये म्यूचुअल फंड वाले पैसे दे रहे हैं, फीस वगैरह दे रहे हैं, ब्रोकरेज दे रहे हैं, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे दे रहे हैं, चाहे उनके खुद के खर्चे आ रहे हैं, ये सारा का सारा खर्चा तुमसे ही वसूल किया जाता है। इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें से ही वसूल किया जाता है, तो जितना कम कॉस्ट रहेगा उतना इन्वेस्टर लोगों के लिए अच्छा रहेगा। This fees is borne by the investors as the fees charged to the scheme. In fact, the fees is charged as a percentage of the scheme's net asset. क्या बोल रहा है कि ये जो रहेगा तुम्हारा फीस, ये इन्वेस्टर से ही चार्ज किया जाता है, ये चीज बोलते हैं इसमें, राइट। ये जो अपना क्या, इसको चार्ज कैसे करते हैं, जो स्कीम का नेट एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स माइनस जो लायबिलिटीज, वो क्या होगा, अपना नेट एसेट्स, तो इसका एज अ परसेंटेज ये फीस चार्ज किया जाता है, 1%, 0.5%, 1.5%, इस तरीके से। An important point to note here is that this fees is included in the overall expense permitted by the SEBI. सेबी ने क्या करेगा, हर टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए उनके साइज के अकॉर्डिंग एक एक्सपेंस का लिमिट बता रखा है कि मैक्सिमम तुम इतना खर्चा कर सकते हो, तो वो जो खर्चे की लिमिट है उसके अंदर ही ये अमाउंट भी इंक्लूड होता है, जो हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फीस पे करें ना, वो खर्चा भी क्या होता है उस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये चीज बोल रहा है। There is a maximum limit to the amount that can be charged as an expense to the scheme, and this fees has to be within the limit. Maximum amount होता है उसके अंदर ही होना चाहिए। Thus, the regulator ensure that beyond the certain limit, investor money not used for meeting the expenses. Because यदि लिमिट नहीं लगाया तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, अनलिमिटेड खर्चे करते जाएंगे और हमको बोलेंगे सर खर्चा ही बहुत आ रहा है, क्या करें। तो यहाँ पे एक लिमिट लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा ये सारा का सारा रिटर्न तो ये खर्चे में निकाल देंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर क्या होता है, सिंपल है, क्या, जब भी कोई वो वाला चीज नया स्कीम आता है ना, जब भी कोई म्यूचुअल फंड अपना नया स्कीम लॉन्च करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, नया स्कीम के अंदर क्या रहेगा, कंपनी आएगी बोलेगी देखो हमने स्कीम लॉन्च किया, आप हमको पैसा दो, इसके बदले में हम आपको म्यूचुअल फंड यूनिट देंगे, और यदि हम अच्छा परफॉर्म करते तो टाइम के साथ आपका वो यूनिट्स का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ये भी जैसे आईपीओ के अंदर होता है, कुछ डेज के लिए अपना यहाँ पे ओपन रहेगा ऑफर, ठीक है, जिसके अंदर जो भी इन्वेस्टर चाहे इन्वेस्ट कर सकता है और उसको यूनिट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू फंड ऑफर हो गया। वंस द 3 tier स्ट्रक्चर इज इन प्लेस, स्पॉन्सर अपना ट्रस्ट वाला एंड देन और क्या, स्पॉन्सर ट्रस्ट एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वंस द 3 tier स्ट्रक्चर इज इन प्लेस, द एएमसी लॉन्चेस न्यू स्कीम्स, नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है under the name of the trust after getting approval from the trustee and SEBI। अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, ट्रस्टी एंड सेबी से अप्रूवल लेने के बाद में स्कीम्स लॉन्च करेगा कौन, एएमसी। ये ध्यान रखना, स्कीम लॉन्च कौन करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करती है। अप्रूवल किसका लेना पड़ता है, ट्रस्टी एंड सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। स्कीम किसके नाम पे लॉन्च करेंगे, तो ये जो अपना ट्रस्ट है उसके नाम पे लॉन्च करेंगे। The launch of the new scheme is known as the new fund offer। जो न्यू स्कीम लॉन्च करे उसी को न्यू फंड ऑफर बोलते हैं। We see NFO coming up in market regularly। रेगुलरली ये न्यू फंड ऑफर आते रहते हैं, नई नई स्कीम्स आती रहती है बहुत सारी। आज तुमको पता है अपने सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स है सब मिला के करीब करीब 2000 स्कीम्स है, कितनी 2000 स्कीम्स है, और ये नई नई स्कीम्स लेके आते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी स्कीम्स है। अकेले सेबी के अंदर मोर देन 100, सॉरी सेबी क्या बोल रहा हूँ, अकेले एसबीआई के म्यूचुअल फंड के पास में मोर देन 100 स्कीम्स है। द लॉन्च ऑफ द न्यू, ठीक है ये हो गया, okay, it is like an invitation to the investors to put their money into the mutual fund scheme by subscribing to its unit। आप उसके अंदर हमारे म्यूचुअल फंड में पैसा दो, by subscribing to units मतलब purchasing the units। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टर को क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलता है। When a scheme is launched, the distributor talk to the potential investor and collect money from them by way of check or demand draft। स्कीम लॉन्च होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन रहेगा, एजेंट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, एजेंट्स। तो वो जाएगा इन्वेस्टर लोगों के पास में, पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास में, एंड इनसे पैसे लेने की कोशिश करेगा और उनके बदले में उनको यूनिट्स देंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो बट यहाँ पे मेनली अपना डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है।
फिर म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट एक्सेप्ट कैश, कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं आज के टाइम में, ऑनलाइन पेमेंट। म्यूचुअल फंड यूनिट्स कैन आल्सो बी परचेज्ड ऑनलाइन थ्रू नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज who offer online purchase redemption facilities के, करेक्ट। आज के टाइम पे किसी भी ब्रोकर को यूज करके तुम म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हो। बिफोर इन्वेस्टिंग इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इन्वेस्टर रीड्स द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली टू अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्कीम। आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें इससे पहले आपको ऑफर डॉक्यूमेंट रीड करना ये जरूरी है, ताकि आपको स्कीम के बारे में पूरा नॉलेज रहे। ऑफर डॉक्यूमेंट में वो 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हमने डिस्कस किया गया, राइट। आगे चले। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स का क्या रोल है, जिनको हम शॉर्ट में आरटीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीएस, करेक्ट। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। नेम पढ़ के लग रहा होगा तुमको यहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी है, एक रजिस्ट्रार रहेगा, एक ट्रांसफर एजेंट रहेगा, करेक्ट। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक ही एंटिटी होता है जो दोनों काम करता है। दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग प्रोसेस है, बट एक सिंगल एंटिटी रहता है जो कि दोनों काम करती है। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है, जब अपना न्यू फंड ऑफर आ रहा है तो जो इन्वेस्टर्स वगैरह आ रहे हैं उन सबका डॉक्यूमेंटेशन करना, उनका केवाईसी करना, उनको रजिस्टर करना, उनको अकाउंट नंबर इशू करना, ये सब काम होता है उसका। रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर करेगा तुमको, ठीक है। फिर ट्रांसफर एजेंट का काम क्या होता है, तुम सिक्योरिटीज खरीदोगे, तुम सिक्योरिटीज बेचोगे, तो उनको यदि तुमने सिक्योरिटी खरीदा, इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी खरीदा, तो उससे पैसे लेना एंड उसको यूनिट्स इशू करना। यदि इन्वेस्टर अपना सिक्योरिटी बेच रहा है, राइट, तो उसके क्या करेंगे, हम उसको पैसा देंगे, उसके बदले मुझसे सिक्योरिटी वापस लेंगे। ये सब काम किसका होता है? ट्रांसफर एजेंट्स का काम होता है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं। इंडिया के अंदर जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, सबके अंदर मेनली अपने को दो ही आपको आरटीएस देखने को मिलते हैं। पहला तो अपना कैम्स करके एंड दूसरा अपना है करके के फिनटेक टेक्नोलॉजी करके, के के फिन के फिनटेक टेक्नोलॉजी के, करेक्ट। ये दो दो कंपनीज है करके, दो कंपनीज के नेम बता रहा हूँ, करेक्ट। एक तो कैम्स एंड दूसरा के फिनटेक टेक्नोलॉजीज करके, करेक्ट। ये दो कंपनीज है जो कि ये अपना जितने भी म्यूचुअल फंड्स है, इन सब के अंदर तुम देखोगे कि किस म्यूचुअल फंड में कौन सा आरटीए है, ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कौन है, तो तुमको इन दो में से एक नाम देखने को मिलेगा, राइट। कैम्स बेसिकली स्टैंड फॉर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और दूसरा के फिनटेक टेक्नोलॉजी। ये डुओपोली है बेसिकली, राइट। जैसे अपना फूड इंडस्ट्री में तुम देखोगे कौन है, स्विगी जोमेटो। अपना टेलीकॉम में देखोगे तो कौन है, जियो और अपना भारती एयरटेल। उस तरीके से यहाँ पे आरटी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के अंदर देखोगे ये दो मेन कंपनीज है जो कि पूरा काम हैंडल करती है, जिसके अंदर भी ये मेन पॉपुलर है। करीब करीब 68% मार्केट शेयर इसके पास में, कैम्स के पास में, एंड 32% मार्केट शेयर करीब इसके पास में है, ठीक है ना। आई थिंक तुमको क्लियर होगा अभी। They perform the important role of maintaining investor record को maintain करते हैं। All the new fund offer forms, redemption forms। redemption form क्या होता है, जब तुम अपना बेचते हो करके, यूनिट्स बेचते हो, म्यूचुअल फंड को बेचते हो और उसके बदले में पैसे लेते हो, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन, ठीक है। तो रिडम्पशन फॉर्म वगैरह ये मेंटेन करेंगे। That when an investor wants to exit from the scheme, it requests for the redemption. Go to the RT office where the information is converted from physical to electronic form। RT ऑफिस जाओ, वहां पे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स बात इसकी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तुम कर सकते हो, क्योंकि राइट। हाउ मेनी यूनिट्स विल इन्वेस्टर गेट एट व्हाट प्राइस, व्हाट इज द एप्लीकेबल एनएवी। एनएवी क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। नेट एसेट वैल्यू अभी के लिए समझ लो। हाउ मच मनी विल ही गेट इन केस ऑफ रिडम्पशन। एग्जिट लोड क्या होता है अपना, ये फोलियो नंबर वगैरह ये सब कौन काम करता है, ये अपना आरटी। अब इसके अंदर कुछ नेम्स रहेगा जो अभी तुमको समझेगा नहीं, बट जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तुमको समझ जाएगा। जैसे एनएवी क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, आगे चल के समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। बट ये सब करने का काम किसका होता है, इनका होता है, आरटीएस का काम होता है, राइट। सो दे परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलो आगे चले। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिंग इन एनएफओ। यदि आपको किसी नई स्कीम आया, तो नई स्कीम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना, तो उसका प्रोसेस क्या है उसे देखते हैं। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड और एनएफओ, द इन्वेस्टर मस्ट हैव केवाईसी इन प्लेस। आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब हो जाने चाहिए, उनको सबमिट, तो उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या देने पड़ेंगे, आगे देखते हैं। द म्यूचुअल फंड्स और द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, जिनको केआरएस बोलते हैं, मस्ट बी अप्रोच टू कंप्लीट द केवाईसी फॉर्मेलिटीज। केवाईसी फॉर्मेलिटीज के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए म्यूचुअल फंड के पास में, या फिर केवाईसी जो रजिस्ट्रेशन एजेंसीज है, जिसके अंदर मेनली वो वाला आएगा, आरटीएस रहता है, राइट, इनके पास जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दो। केवाईसी और नो योर कस्टमर इज अ फॉर्म दैट मस्ट बी फिल्ड गिविंग ऑल डिटेल ऑफ इन्वेस्टर। इसके अंदर सारा इन्वेस्टर का डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि उसका नेम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, along with supporting document like उसका पैन कार्ड दो, एड्रेस प्रूफ,
ये सारा इन्फॉर्मेशन अपने को देना पड़ेगा। वंस दिस इज डन, एक बार ये हो गया, द इन्वेस्टर is to have a bank account and demat account for the transaction in mutual funds units for incoming or outgoing money and units, करेक्ट। एक बार ये हो गया तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट ताकि आपके जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है वो डीमेट अकाउंट के अंदर स्टोर किए जा सके, एंड बैंक अकाउंट ताकि पैसे उसके अंदर स्टोर किए जा सके, ठीक है। नाउ once these formalities are complete, the investor has to fill a form which is available with the distributor or the online। ये आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा म्यूचुअल फंड की साइट के ऊपर। The investor must read the offer document before investing in the mutual fund scheme। Offer document पढ़ लेना चाहिए आपको। In case the investor does not read the offer document, आप नहीं पढ़ते हो, तो he must read the key information memorandum, जो कि क्या होता है ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपना मेन डॉक्यूमेंट है, अपना क्या बोलते हो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसी का शॉर्टर वर्जन होता है KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, which is available with the application form के साथ आपको दिया जाता है, राइट। Investor have the right to ask for the key information memorandum slash offer document from the distributor। देखो मैं बोला ये बार बार कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट किया है कि जैसे की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफर डॉक्यूमेंट अलग अलग चीजें। ऑफर डॉक्यूमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गया जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएगी, अपना स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो कि डिटेल्ड वर्जन है उस स्कीम के बारे में, फिर KIM की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो उसका शॉर्टर वर्जन होता है, एंड देन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला करके जिसके अंदर पूरे म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट है। तो बार बार कंफ्यूज मत होना इनके अंदर। Once the form is filled, the check is given to the distributor, पैसा देंगे उसको, he forwards both the documents to the RTA। The RTA after capturing all the information from the application form into the system send the form to the location where all the forms are stored and the check is sent to the bank where the mutual fund is a has an account, right। देखो ये थोड़ा पुराना वाला प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहा है, पहले के टाइम का बता रहा है कि तुम्हारा फॉर्म लेंगे, तुमसे पैसे लेंगे, वो हम RTA को भेजेंगे, RTA क्या करेगा, उन फॉर्म्स को एक जगह स्टोर करेगा, तुम्हारा जो चेक रहेगा उसको बैंक में डिपॉजिट करेगा। ये सब काम ऐसा होता था। आज के टाइम में सब डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस होता है बहुत क्विकली। आफ्टर द चेक इज क्लियर्ड, द RTA देन क्रिएट्स यूनिट फॉर द म्यूचुअल फंड। एक बार चेक क्लियर हो गया, पैसा आ गया, उसके बाद में वो यूनिट्स क्रिएट करके तुमको देगा। The same process is followed in case investor intend to invest in a scheme whose units are available for subscription on an ongoing basis even after the NFO of period is over। ये क्या बोलता है, ध्यान से समझना, ग्रेट। इसको बताने के लिए क्या होता है, मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसे तुम्हारे दो टाइप के और म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप के आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्या ओपन एंडेड, क्या लिखा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, और एक आपको देखने को मिलता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, ये वो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी म्यूचुअल फंड से यूनिट्स खरीद सकते हो एंड म्यूचुअल फंड को यूनिट्स बेच सकते हो। मैंने क्या बोला, म्यूचुअल फंड से आप यूनिट्स खरीदोगे एंड म्यूचुअल फंड्स को यूनिट्स बेचते हो, कभी भी कर सकते हो ये काम, करेक्ट। ये होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, मान लो 4 साल 5 साल 10 साल, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम रहेगा। यहाँ पे जब वो NFO आएगा, न्यू फंड ऑफर आएगा, तो आपको कुछ डेज दिए जाएंगे, उन डेज के अंदर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद सकते हो और आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, आप पैसा दो यूनिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में जो जितना भी टाइम का वो म्यूचुअल फंड स्कीम है, 5 साल स्कीम है, लेट्स से एग्जांपल के लिए मान लो 5 साल स्कीम है, तो वो 5 इयर्स तक आपको यूनिट्स होल्ड करके रखने पड़ेंगे। उन 5 इयर्स के अंदर आप यूनिट्स को बेच नहीं सकते, किसी को म्यूचुअल फंड को वापस 5 साल में बेच के पैसा नहीं ले सकते। जब 5 साल कंप्लीट होएगा तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, आपसे यूनिट्स वापस खरीद के आपको पैसे दे देंगे, राइट। ये होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का। ऑब्वियसली आज के टाइम पे तो मोर देन 95% जो स्कीम चलती है वो कौन सी है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलते हैं। मोर देन 95% स्कीम्स कैसी है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। रेयरली आपको कोई क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत बकवास स्कीम है। ऐसा कौन चाहेगा कि 5 साल तक बेटर है, 10 साल तक बेटर है, हु वुड लाइक दैट, राइट। तो जो बच्ची कुछ है भी, वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है, बंद ही हो रही है। बट इसके अंदर क्लोज एंडेड के अंदर क्या है, वो जैसे मान लो 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो म्यूचुअल फंड को तो तुम बेच के अपना पैसा वापस नहीं ले सकते, बट तुम जाके शेयर मार्केट के अंदर ये फिर यूनिट्स लिस्टेड होती है, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। बट वहां पे बहुत माथाफोड़ी होती है क्योंकि इसके लोग होते ही नहीं है, खरीदने बेचने वाले लोग होते ही नहीं है, तो वहां पे बेचने में बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है। तो इसके लिए ये बकवास, इसको इग्नोर करना। ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना न्यू फंड ऑफर वाला जो टाइम पीरियड है
वो खत्म हो गया, उसके बाद भी तुम जब चाहो क्या कर सकते हो, यूनिट्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, जो एनएफओ जो टाइम पीरियड था स्टार्टिंग के अंदर, जिस टाइम आपने स्कीम लॉन्च किया, कुछ दिन के लिए आप पैसा कलेक्ट करो, यूनिट्स दे रहे हो, स्टार्टिंग में एक बार प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हो, जब चाहो यूनिट्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो म्यूचुअल फंड के साथ में। तो बस यही चीज बोल रहा है, राइट? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पे आरटीए अपने ये काम करता रहता है। ओके, so in an online system the entire process is carried out electronically, the form filing to the form filing of forms to online payment, allotment of units and demat account। बोला ना, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गया है। ये एक छोटा सा चार्ट दे रहा है, म्यूचुअल फंड है, बैंक है, कस्टोडियन डिपॉजिटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आरटीए, कुछ काम करिए, छोड़ देना इसको। आगे चले इसका तो, व्हाट आर द इन्वेस्टर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टर के क्या राइट्स है, इन्वेस्टर के क्या ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, वो देखते हैं। तो देखो, इन्वेस्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी, इन्वेस्टर्स आर म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोपोर्शनल ओनर्स ऑफ स्कीम्स एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय द इंटरेस्ट इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी ड्यूटी क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज। म्यूचुअल फंड ने, देखो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारा पैसा यूज करके वो लोग क्या करते हैं, ये शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग उसके मालिक है, क्योंकि हमने पैसे दिए उनको खरीदने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में वो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स सब किसके नाम पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड है उसके नाम पे रजिस्टर्ड है। हम लोग उन शेयर्स के क्या है, बेनिफिशियल ओनर है, हम लोग उसके क्या है, बेनिफिशियल ओनर्स है, उसके बेनिफिट्स वगैरह सब हमको मिलेगा। बट लीगल ओनर, ऑन पेपर ओनर कौन रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेगा। तो यही बोलता है कि इन्वेस्टर लोग क्या है, म्यूचुअल बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल प्रोपोर्शनल ओनर्स रहते हैं, जो स्कीम के जितने भी एसेट्स है, एसेट्स में वो सब आ जाएगा, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सारी चीज आ जाती है, उसकी बिल्डिंग वगैरह वो सब भी आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन इन्वेस्टर हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कुछ म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं जो कि डिविडेंड्स वगैरह टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो उनके अंदर क्या रहेगा, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो जैसे ऐसा अनाउंस करते हैं उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको डिविडेंड मिलने का राइट है। 30 डेज के अंदर डिविडेंड नहीं मिलता तो आप आगे चल के कंप्लेन कर सकते हो। देन ऑन रिडम्पशन रिक्वेस्ट बाय द इन्वेस्टर, रिडम्पशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड को बोला कि मुझे अपना यूनिट्स बेचना है और उसके बदले में पैसे चाहिए, तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन रिक्वेस्ट। So the AMC must dispatch the redemption proceeds within 10 working days of the request। तो जैसे आपने उसने रिक्वेस्ट किया, within 10 days के अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको पैसा दे देगी। आज के टाइम पे ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड बहुत कम हो गया, एक दो दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाता है, 10 डेज के लिए वेट करने की नीड नहीं, 1 और 2 डेज के अंदर मिल जाता है। आप रिक्वेस्ट करो, 1 और 2 डेज के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्कीम है। In case the AMC fails to do so, it has to pay interest at the rate 15%। This rate may change from time to time subject to regulation। यदि आपको विद इन टाइम पीरियड आपका AMC आपको पैसा नहीं देता है तो उसको 15% इंटरेस्ट पे करना, 15% इज यूज ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट, in case the investor fails to claim the redemption proceed immediately, then the applicable NAV depends upon when the investor claim the redemption proceed। आपने redemption proceed मांगा कि मेरे को बेचना है, पैसे चाहिए, बट आप वो पैसे देने के लिए रेडी भी है, बट आप लेने के लिए तैयार नहीं, आप ले नहीं रहे हो, राइट। तो वो आप बोलोगे बाद में लूंगा, तो बाद में लूंगा, तो उस टाइम की जो एनएवी है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे केस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपको हाथों हाथ पैसा आ जाता है। ये पहले हुआ करता था कि तुम जाके पैसे लेके आते थे। Now, investor can obtain relevant information from the trustees and inspect documents। जो ट्रस्टी है, जो उनसे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट पे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बिकॉज ये वेबसाइट पे ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल होता है। जैसे क्या क्या चीजें देख सकते हो, जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए डीड बनाना पड़ता है, डीड मतलब एग्रीमेंट करके, राइट, तो वो आप एग्रीमेंट देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट वो आप देख सकते हो। एनुअल रिपोर्ट्स हर साल जो पब्लिश होती है वो देख सकते हो, ऑफर डॉक्यूमेंट देख सकते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। दे मस्ट रिसीव ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स विद इन 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है, 31 मार्च को एंड होता है, तो इस ईयर एंड होने के विद इन 6 मंथ आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। और ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका ऑडिट करता है, पूरा चेक करता है, चेक करने के बाद वो अपना रिपोर्ट इशू करता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर है, उस टाइप के ऑडिट रिपोर्ट आपको मिलना चाहिए, उस टाइप के ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट आपको मिलना चाहिए। मतलब वो ऑडिट, सॉरी, वो एनुअल रिपोर्ट
जो कि किसी सीए ने क्या किया उसको वेरीफाई किया, उसके ऊपर साइन वगैरह किया, वो ऐसा एनुअल रिपोर्ट आपको विद इन 6 मंथ मिल जाना चाहिए। इन्वेस्टर कैन वाइंड अप स्कीम और इवन टर्मिनेट द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इफ यूनिट होल्डर्स रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ द स्कीम्स एसेट पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। जिन लोगों के पास में जो जितने भी एसेट्स है म्यूचुअल फंड के, उसका 75% हिस्सा उनके पास में, जिन इन्वेस्टर के पास में, यदि वो इन्वेस्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं, उस म्यूचुअल फंड को बंद करवा सकते हैं। एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब एक एग्रीमेंट पास करेंगे और उसके थ्रू वो म्यूचुअल फंड को बंद करवा सकते हैं। उनके पास राइट है। उनको लगता है यार ये गड़बड़ करे, सही से पैसा मैनेज नहीं कर रहे, हमको बंद करवाना है, तो करवा सकते हैं लोग। Investors have a right to be informed about the changes in fundamental attributes of the scheme। जो मेन स्कीम है उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, मतलब मेन जो फीचर्स थे, उसमें यदि कुछ चेंज होता है तो इन्वेस्टर को बताना, ये इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा आपको, राइट। आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा कि हमने कुछ चेंजेस किए। वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखो जरा। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ द स्कीम, पॉलिसी, टर्म्स ऑफ द इश्यू। यदि ये सब इसमें कुछ चेंजेस किए तो इन्वेस्टर लोगों को बताओ, ठीक है। Lastly, investors can approach the investor relations officer for grievance redressal। grievance redressal का मतलब क्या है? grievance वर्ड मतलब कंप्लेन, redressal उसका सॉल्यूशन। तो उसको सॉल्यूशन के लिए आप इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। हर म्यूचुअल फंड का क्या होता है, एक इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर होता है। उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको दे रखे होते हैं पब्लिकली वेबसाइट के ऊपर। उसको अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। In case investor does not get appropriate solution, he can approach the investor grievance cell of SEBI। यदि वहां से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप सेबी ने जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल बना रखा है वहां पे कंप्लेन करके अपना सॉल्यूशन करा सकते हो प्रॉब्लम का। द इन्वेस्टर कैन आल्सो सू द ट्रस्टी। सू का मतलब होता है कैसा कोर्ट केस फाइल करना, तो वो भी आप कर सकते हो। डन, आगे चले। नाउ द ऑफर डॉक्यूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट इज द इन्वेस्टर्स ऑब्लिगेशन टू रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या, लीगल डॉक्यूमेंट, क्या मतलब इसका? ऑफर डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसके अंदर यदि म्यूचुअल फंड वालों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिखा है ना, तो हम उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। लीगली उनके ऊपर केस किया जा सकता है। तो यदि वो उसके अंदर कुछ बोला है करके उन्होंने, तो वो सच होना चाहिए, ठीक है ना। और अपने को रीड करना, इन्वेस्टर लोग को रीड करना वो अपना ड्यूटी होता है। The offer document contain all material information that investor would require to make an informed decision। यदि आपको सारा समझ के डिसीजन लेना है तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। उसका सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे दे रखा होता है। इट कंटेन मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क है इसके अंदर, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन डिसाइड करेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, शेयर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स में और या फिर कोई अदर टाइप के एसेट्स में। एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड बाय द प्रपोज स्कीम, कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है इसके अंदर। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या, उसका डिटेल्स आपको दे के रखते हैं, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का क्या होता है, हेड एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर बोलते हैं उसको, राइट। उसका क्या एक्सपीरियंस, उसका नाम क्या, उसका डिटेल्स आपको देंगे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्कीम्स ऑफ द फंड, जो बाकी स्कीम्स जो उनकी चल रही है एग्जिस्टिंग, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा करके, एंड लॉट ऑफ अदर वाइटल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। वो डॉक्यूमेंट रीड जरूर करना, आपको बहुत समझने को मिलेगा, ठीक है। It is not mandatory for the fund house to distribute the offer document with each application form, but if the investor asks for it, the fund house has to give it to the investor। जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड वाले हर एप्लीकेशन के साथ में, हर फॉर्म के साथ में तुमको वो डॉक्यूमेंट अटैच करके दें, बट आपको चाहिए तो आप मांग सकते हो, ठीक है। आप भी तो वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, okay। However, an abridged version of the offer document known as a key information document has to be provided with the application form। आपको डिटेल्ड वाला जो है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वो तो देने की जरूरत नहीं है, बट जो अब्रिज्ड वर्जन है जिसको हम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोलते हैं, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। डन, ओके। सो नेक्स्ट थोड़ा क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स रहेगा, मे बी इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।